हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साधना साइंस क्लब। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन ऑफ DSSB PYQ। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मतलब एग्जाम डेट देख सकते हैं और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं यानी शिफ्ट, और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था, अब इसके आगे देखो क्या है। ग्रेगर जॉन मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विजुअल करेक्टर ऑफ। तो यहाँ पे ये तो मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विजिबल करेक्टर ऑफ मतलब किस चीज़ का। तो क्या वो रोज प्लांट था? नहीं। क्या वो मस्टर्ड प्लांट था? नहीं। क्या वो मैंगो प्लांट था? नहीं। सबको पता है वो गार्डन पी प्लांट था। क्या था? गार्डन पी प्लांट। देखो पी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? पाइसम सटाइवम। ये आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं, तो याद रखना पी का जो साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम डेली हाउस होल्ड वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो डिग्रेडेबल मीन्स जिसको मतलब नष्ट किया जा सके, बायो यानी कि जैविक तरीके से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसको हम प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। तो देख लो इसमें से क्या हो सकता है। मिल्क पैकेट्स किसका बना होता है? पॉलीथीन का बना होता है। तो ये यहाँ पे आपका नेचुरली डिग्रेड नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। और यहाँ पे देखो यूज्ड टी लीव्स यानी जो चाय पत्ती होती है वो तो इजिली बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इनके थ्रू क्या हो जाएगा, सॉरी वायरस नहीं, गलती से बोल दिया मैंने। देखो डिग्रेड करने में जो मतलब मेन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये दोनों जो है डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जिनका डिग्रेडेशन बैक्टीरिया या फंजाई के हेल्प से हो जाए वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिनका डिग्रेडेशन ना हो पाए वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप देख लो पैकेट जो होता है वो काफ़ी टाइम तक, वैसे 10, 20, 30 साल तक पड़ा रहे, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो पॉलीथीन होता है। तो वही यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। देख लो वेजिटेबल पिल्स यानी जो छिलके होते हैं सब्जी वगैरह के वो तो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। स्पॉइल्ड फूड वो भी ईजिली डिग्रेड हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो रिप्रोडक्शन, बिल्कुल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन तो करते ही हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, उनमें ग्रोथ भी होती है। लेकिन यहाँ पे देख लो इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बोल रहा, यहाँ पे इनएबिलिटी नहीं, एबिलिटी होना चाहिए। मतलब जो लिविंग होते हैं उनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई के प्रति क्या कर सके, रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन यहाँ पे बोल रहा इनएबिलिटी, मतलब ये स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये गलत है, ये उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अभी तक तो ये सारे ही सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, व्हाई डज फिजन नॉट लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो फिजन होता है नॉट लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट। देखो अब यहाँ पे नाम से भी पता है कि मतलब यूनिसेलुलर जिसमें जो है सिंगल टाइप ऑफ सेल होंगे, सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो बोल रहा है कि जब फिजन होता है तो फिजन क्या होता है, जैसे मान लो ये है अमीबा, अब यही अपने 2 पार्ट में मतलब टूट गया, तो यहीं पे इसके न्यू ऑफ स्प्रिंग बन गए, मतलब फिजन हुआ और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। तो अगर यहाँ पे सिंगल टाइप का सेल है तो डाइवर्सिटी का सवाल ही नहीं उठता, ना यहाँ पे कोई डीएनए एक्सचेंज होगा, यानी ना कोई डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ना कोई यहाँ पे मतलब गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पे नहीं होगी। तो फिर क्या हो जाएगा, देख लो इट अकर ओनली इन मल्टी सेलुलर। बोल रहा कि ये जो है केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो बिल्कुल सही है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इट ऑलवेज अकर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इट इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। एक सेकेंड, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन है कि क्यों फिजन जो है उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों नहीं होता है।
तो उसका राइट आंसर ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जेनेटिकली क्या होते हैं, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल ही होते हैं, क्योंकि वो उसी सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, तो वहां पे कोई वेरिएशन नहीं होता। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट, नहीं, ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेक्टरिस्टिक है। इट अकर्स ओनली इन मल्टीसेलुलर, यहाँ ये भी जो है सेक्सुअल में होता है। इट ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन प्लांट? फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर रेस्पिरेशन? तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी किस में होता है? फोटोसिंथेसिस में। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं रिएक्शन इसका क्या होता है, तो CO2 + 6H2O, यहाँ पे होता है आपका मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, C6H12O6 + 6O2, और यहाँ पे रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस में। देखो जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्मेंटेशन आपको पता ही है, ईस्ट के थ्रू होता है, और ट्रांसपिरेशन भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो वहां पे तो ये था सिंपली कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो वो तो था मतलब 2015। अब यहाँ पे बोल रहा कि इनके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये ढूंढना है। ही वॉन स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2015 फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, ही यूज्ड ट्रेडिशनल मेथड टू सेव 1000 ऑफ विलेजेज, तो उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया बहुत सारे गांव को बचाने के लिए सूखा से, तो ये भी बिल्कुल सही है। ही ब्रॉट वाटर बैक टू 1000 विलेज इन राजस्थान, तो बिल्कुल सही है। इनका जो मतलब क्या था, NGO था जिसको हम तरुण भारत संघ के नाम से जानते हैं, वो राजस्थान के अलवर जिले में स्टार्ट किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने 1000 विलेजेस के लिए मतलब वाटर को बैक किया था राजस्थान में। अब यहाँ पे देखो जो दिया है, ही बिल्ट 7600 जोहर्स एंड अदर वाटर स्ट्रक्चर इन राजस्थान, तो यहाँ पे ये जो नंबर दिया है ये बस गलत है। यहाँ पे ये 76 नहीं 86 है, मतलब 8600 जोहर्स इन्होंने बनाए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि इन्होंने जो है यहाँ पे ये 7600 नहीं 8600 जोहर्स बनाए थे। तो आपसे बोल रहा कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो यही आपका गलत स्टेटमेंट है। ये 7600 नहीं 8600 जोहर्स बनाए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो मैंने प्राइज बता ही दिया, 2015 में इन्होंने जीता था। और इनके बारे में हाँ ये भी आपको पता होगा कि इनको वाटरमैन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, ये हो गया। इन विच ईयर वर सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया? तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे आपसे ईयर पूछ रहा, तो सबको याद होगा 1665। अब यहाँ पे आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन, जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने क्या किया था और कब किया था, उसका आप डेट भी बताना और इनकी डिस्कवरी भी बताना। ये दोनों जो है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट इन्वॉल्व्स द रीजनरेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट? देखो यहाँ पे बोल रहा कि एक तो यहाँ पे रीजेनरेशन हो रही है, और कैसे? फ्रॉम पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट है उसी के पार्ट से। जैसे मान लो हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं, रोज कटिंग, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रोज कटिंग। तो आप यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई सीड नहीं है, हमने कोई सीड नहीं लिया, रूट नहीं लिया, सॉरी मतलब रूट नहीं, मतलब हमने किसी सीड का यूज नहीं किया। तो सिंपली हम उसके, जैसे आप ब्रायोफिल्म देख लो, ब्रायोफिल्म,
तो ये अपने लीफ से ही, मतलब इसके लीफ पे ही छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल आते हैं। तो ये भी मतलब इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चाहे उसके स्टेम से या फिर लीव्स से, इन सब से जब हम न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सीड फॉर्मेशन और पॉलिनेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये तीनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं, स्टेप हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट पार्ट होते हैं जैसे कि स्टेम या फिर लीव्स, इन सब से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनके डिग्रेडेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, बैक्टीरिया और फंजाई। तो यहाँ देखो ब्रायोफाइट नहीं है, एल्गी नहीं है, टेडोफाइट नहीं है, बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, इन प्लाज्मोडियम फिजन हैपेंस साइमल्टेनियसली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें फिजन किस तरह से होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइनरी फिजन, जो कि किसमें होता है, अमीबा में होता है। मल्टीपल फिजन आपका होता है प्लाज्मोडियम में। तो आपसे प्लाज्मोडियम का पूछा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, जो सिंपल या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पाइरो गायरा, इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन। बडिंग किसमें होता है, बडिंग होता है आपका हाइड्रा एंड ईस्ट में। तो ये सब आपको क्लियर होंगे, मतलब सिंपली बदल बदल के कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर किसमें क्या होता है, इस तरह के इस पे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो क्या है, इन प्लाज्मोडियम फिजन हैपेंस साइमल्टेनियसली बाय विच आर द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पे राइट आंसर है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल अमीबा, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डज फ्रेगमेंटेशन अकर। मतलब किस सिनेरियो में, किस केस में, किस कंडीशन में फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देख लो क्वेश्चन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अराउंड चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेगमेंटेशन कब होता है, व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब किसी प्लांट को खूब एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रख दो तब, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट। तो मतलब फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या, कई टुकड़ों में टूट जाना। तो व्हेन अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, तो यही हमारा है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फ्रेगमेंटेशन तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो सेक्सुअल में होता है, तो ये भी गलत है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ सीड किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये भी आपका गलत है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब सिंपल, इस वर्ड पे याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर की जगह यूनिसेलुलर लिख के भी दे सकते हैं, तो वो आपका गलत होगा। सबसे पहली बात सिंपल होना चाहिए, दूसरी बात मल्टी सेलुलर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इस तरह से है कोई ऑर्गेनिज्म, तो इसके हर एक कंपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से टूटेगा तो सेल है, मतलब इसके पास अगर सेल है तो इससे एक नया वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर सेल ही नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं बनेगा। सेल ही सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी जीव की। तो ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मतलब बैक टू बैक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे क्वेश्चन हैं एक ही सेट में। तो क्या बोल रहा है, ट्रू फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब हम इस क्वेश्चन पेपर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी DSSB का एग्जाम देने जाओ तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ के जाना है। और वो भी मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया है यहाँ से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। तो फॉर सीड फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन ओव्यूल, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट फ्रॉम सीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, बिल्कुल सही है।
फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आपसे बात की गई है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब उसके बारे में ट्रू कौन सा है, तो क्या है, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, तो यही आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब उसके बारे में सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्टडी एलिमेंट्स इंडिविजुअली विदाउट क्लासिफिकेशन, मतलब जो एलिमेंट दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल में उनको इंडिविजुअली क्लासिफाई करना, मतलब विदाउट क्लासिफिकेशन उनको स्टडी करना क्यों डिफिकल्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 टोटल 118 एलिमेंट हैं। तो जब हम उसको मतलब यहाँ पे ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं और पीरियड में, तो देखो हमने फर्स्ट ग्रुप उठाया, जैसे यहाँ पे एल्कली मेटल, फिर एल्कली अर्थ मेटल, फिर यहाँ पे हमने मतलब हाइड्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इस तरह से पढ़ा। तो एक फैमिली मतलब जैसे एक ग्रुप हमने उठाया तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, तो हम एक साथ कई सारे एलिमेंट को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से मतलब हमारे लिए उसको पढ़ना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्टडी एलिमेंट इंडिविजुअली विदाउट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो हमने बोला पोटेशियम के बारे में, सोडियम के बारे में, टोटल 118, इसका मतलब सबका मेल्टिंग पॉइंट, सबका बॉइलिंग पॉइंट, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ याद रखो, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये डिफिकल्ट क्यों है, ईच एलिमेंट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सारे एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं रखते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल एलिमेंट्स, तो ये तो बिल्कुल सही है कि सभी एलिमेंट को मेमोराइज कर पाना इम्पॉसिबल है। मोस्ट एलिमेंट्स आर सिंथेटिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ही हैं जो सिंथेटिक हैं। देयर्स आर टू मेनी एलिमेंट विथ वेरिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाना चाहिए कि मतलब व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू स्टडी एलिमेंट्स इंडिविजुअली विदाउट क्लासिफिकेशन, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू मेनी एलिमेंट विथ वेरिंग प्रॉपर्टी। तो ये वाला आपका गलत जाएगा कि सबको याद कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर मतलब हमें अलग से पढ़ना पड़ता फिर तो पढ़ते ही, लेकिन जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो ये कि देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स विथ वेरिंग प्रॉपर्टी, जितने मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, टोटल 118 एलिमेंट हैं, सोचो। तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो जैसे यहाँ पे आपको सेकंड वाला सही तो लग सकता है, लेकिन हमें बेस्ट चूज करना होता है, तो बेस्ट वाला आपका यही जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन मेथड। तो देखो फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, इस बार आपसे बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और यहाँ पे इसका एक मेथड है रीजनरेशन, उसके बारे में बात की गई है। तो देखो रीजनरेशन मीन्स क्या, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एक पार्ट कोई कुछ खराब हो गया तो वो दोबारा से जेनरेट हो जाना, मतलब रीजेनरेट, पुनः बन जाना। जैसे छिपकली है तो अगर उसकी पूंछ, उसकी टेल कट जाती है तो फिर से वो वापस से डेवलप हो जाती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। और ये होता क्यों है, क्योंकि इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसके वजह से रीजेनरेशन इनमें होता है। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडी पार्ट, बिल्कुल सही है। स्पेशल सेल हेल्प रीजनरेशन बाय डिवाइडिंग रैपिडली, मतलब इनमें रीजनरेशन कौन कराता है, स्पेशल सेल, बिल्कुल सही है। पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, ये भी बिल्कुल सही है। एनी पीस ऑफ स्पाइरोगाइरा फॉर्म्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ये आपका फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है। तो आपसे बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन मेथड, तो स्पाइरोगाइरा में रीजनरेशन नहीं होता, तो आपसे इनकरेक्ट बोल रहा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो इनकरेक्ट वाला है यानी सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर एमंग एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर, उनमें कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली तो गलत है। जैसे मान लो पोटेशियम है, सोडियम है, ये पोटेशियम है नहीं क्या, हालिनाकरब मतलब इसके नीचे आएगा रब। मतलब इन सब के बारे में अगर स्टडी करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होगी, जो सेम होगी वो होगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पे बेस्ड करती है, वो बेस्ड होती है उनके वैलेंसी पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो मतलब जो ग्रुप है सेम ग्रुप है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जी नहीं, जो सेम होता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, और किस पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जी नहीं, गलत। तो आपका बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सेम ग्रुप में, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। इंट्रायूटेराइन, इंट्रा मीन्स अंदर, यूटेराइन मीन्स यूट्रस के, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स जो प्रेगनेंसी के लिए बैरियर का काम करे। तो अब यहाँ पे देख लो पिल्स, पिल्स क्या होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल जो माउथ के थ्रू लिए जाते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स को स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। कंडोम्स क्या होते हैं, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। इनको यूट्रस में जो है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब इनको यूट्रस में लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो कंडोम्स होते हैं ये बैरियर मेथड का काम करते हैं। अब जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है आपका कॉपर टी, कॉपर टी। और इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको उसमें पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वन शॉर्ट लेक्चर आप देखोगे, इसका मैंने डाला हुआ था। तो वहां पे जो भी मैंने बताया था वहीं से क्वेश्चन, मतलब अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बना है तो सेम उसी एक लेक्चर से आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने इसके पिछले वाले सेट में भी कराया था, वहां भी कॉपर टी से क्वेश्चन था, लेकिन वहां थोड़ा क्वेश्चन और मतलब हार्ड इसलिए हो गया था, मतलब वैसे हार्ड नहीं था, लेकिन इस मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉपर टी। लेकिन वहां पे इसका फंक्शन पूछा था कि ये क्या फंक्शन करता है, तो अगर फंक्शन आता है तो थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, फिर वहां से आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो आप लोग इस बार के लिए भी, जैसे आप अगर जिनको DSSS भी देना है एग्जाम, तो जो भी मतलब वन शॉर्ट लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप देखोगे पूरा सिलेबस कंप्लीट है। चाहे वो मतलब पूरे सिलेबस में कुछ कुछ चीजें रह गई थी, जैसे इस बार हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जैसे आप देखोगे उससे पीएच के क्वेश्चन खूब सारे आए हैं। तो इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें मतलब पीएच तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी देखो जो मतलब इसी सेट का हमने फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस किया, तो वहां पे बफर, वो भी एसिडिक बफर का पीएच मतलब पूछ लिया। तो ये मतलब यहां से हमें ये पता लग रहा कि पूरा चैप्टर हमें अच्छे से करना पड़ेगा। तो जो कुछ कुछ कसर है वो इस बार मतलब पूरा करेंगे। लेकिन अगर अभी जो आप कर सकते हैं, एक तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस तो देखिए ही, साथ में जितने वन शॉट डले हुए हैं न्यूली एडेड टॉपिक के, वो सब देखते जाइए, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो वहां से आप कर सकते हैं। बाकी और क्या करना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। फिर से वही मतलब उसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया कि कौन नेचुरली डिग्रेडेबल नहीं है, डिग्रेड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लास्टिक कप से। अब पहला ही क्वेश्चन देख लो, प्लास्टिक की बात आ गई तो ये डिग्रेड नहीं होगा, सालों तक जमीन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी नहीं सड़ेगा। कुल्हड़ जो होता है मिट्टी से बनता है, तो ये बिल्कुल सड़ जाएगा, आराम से डिग्रेड हो जाएगा। डिस्पोजेबल पेपर कप्स, अब नाम में ही है डिस्पोजेबल, जो आसानी से डिस्पोज हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। वेजिटेबल पील्स, ये तो आसानी से ही मतलब नष्ट हो ही जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो नॉट बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, प्लास्टिक कप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू आपको बताना है, ट्रू। तो देखो, इट हैज बीन एसिलरेटेड बाय ह्यूमन मेड केमिकल्स, मतलब जैसे ह्यूमन मेड केमिकल्स का मतलब ये हो गया, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में हम यूज करते हैं CFC, जो ओजोन डिप्लीशन में बहुत अच्छे से मतलब हेल्प करता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं इनके थ्रू ओजोन डिप्लीशन और एसिलरेट हो गया, उसकी मतलब उसके डिप्लीट होने की जो गति है वो और बढ़ गई है, तो बिल्कुल सही है। इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन से इतना ज्यादा मतलब
वो नहीं होता है जितना ह्यूमन मेड केमिकल से हुआ है। तो ये होता तो है, लेकिन बोला कि प्राइमरली कॉज्ड है, तो ये प्राइमरली नहीं है, सेकेंडरी हो सकता है लेकिन प्राइमरली नहीं है। इट इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट हैव ऑलवेज अकर्ड। बोला कि ओजोन डिप्लीशन तो नेचुरल है, हमेशा से ही होता आया है, तो ये बिल्कुल गलत है, हमेशा से नहीं होता आया है, उसके जिम्मेदार हम हैं। ओजोन डिप्लीशन ओनली अकर्स इन पोलर रीजन, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपसे ट्रू पूछा है तो ट्रू कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि ये इसका जो जिम्मेदार है वो ह्यूमन है, ह्यूमन मेड केमिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर, जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं, वेरियस कंपोनेंट मीन्स जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? एक तो यहाँ पे बायोटिक, दूसरा हो सकता है एबायोटिक। बायोटिक में जितने भी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वायरस गलती से निकल रहा, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब यहाँ पे लिविंग को रख लो। और एबायोटिक में नॉन लिविंग, जैसे कि सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये जो सारे कंपोनेंट हैं, अब यहाँ पे ये मतलब फिल करना है कि वन अनदर मतलब एक दूसरे पे क्या है, अलाइंड टू, एक दूसरे से अलाइन है, या फिर इंटरडिपेंडेंट हैं, या फिर इंडिपेंडेंट हैं, या फिर सुटेबल फॉर हैं। तो जो मतलब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इस तरह से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एकदम सटीक वर्ड होगा वो होगा इंटरडिपेंडेंट ऑन, इंटरडिपेंडेंट ऑन। अब देखो इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब सॉइल है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये इन सब का अलग अलग रोल है। मतलब अगर सॉइल अच्छी नहीं है और पानी बढ़िया से बरस गया तो भी बारिश हो, मतलब तो भी फसल अच्छे से उग जाएगी। ये कहाँ का मतलब ये कहाँ का न्याय हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर हमें बढ़िया फसल तैयार करनी है तो सबसे पहले हमारे पास सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फिर सॉइल में मतलब अच्छी तरह से वहाँ पे रेन भी होना चाहिए, और वहाँ का एयर भी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे मतलब केचुए होने चाहिए जिसको हम लिविंग मान सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मीन्स क्या? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जो मैंने थोड़ा सा लग रहा ओवर एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फेगोसाइटोसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस? सबको पता है फोटोसिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। फेगोसाइटोसिस, तो ये तो मतलब फेगोसाइटोसिस सेल को खा जाना, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या हो गया? प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। और मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसमें, मतलब जो क्लोरोफिल होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि लाइट को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया बढ़िया क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करते हैं एकदम मजे से। तो ये आपके मतलब DSSB में जो हम शिफ्ट डिस्कस कर रहे हैं 6 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट, उसका सबसे बेहतरीन मतलब एकदम कह सकते हैं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं ये है। और ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी का 12th लेवल का फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज 9th और 10th के लेवल पे ये क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के आना एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मतलब टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो उस केस से मतलब उस नज़रिए से बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर विथ साइड लेंथ 0.1 मीटर। आपको क्या दिया है? साइड, मतलब अगर एक वायर है तो इसका ये जो साइड है उसका लेंथ दिया है 0.1 मीटर। एंड रेजिस्टेंस 2 ओम आपको दिया है R, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 t² - 2t + 1।
वेयर बी इज इन टेस्ला, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, एंड टी इज इन सेकेंड, यानी यहाँ पे जो टी है वो सेकेंड में है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो, जो इंड्यूज ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस्ड करंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई, ये होता है फ्लक्स अपान डी टी, और इसी को लिख सकते हैं एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। अब यहाँ से डी बी, तो आप डी बी तो इससे निकाल लोगे डिफरेंशिएट करके, और डी टी भी, लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एरिया निकालने का, तो एरिया हम सबसे पहले निकालते हैं साइड का स्क्वायर करके, क्योंकि बोल रहा है कि स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर लूप जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 मीटर है, तो 0.1 का जब मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा एरिया। और ये यहाँ पे जो फ्लक्स है, मतलब इसको स्टेप वाइज देखो, सबसे पहले एरिया आपका कितना आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर, और जो फ्लक्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक जो यहाँ पे फ्लक्स है वो हो जाएगा 0.5 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, इनटू एरिया कितना आया 0.01, तो अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपान डी टी इक्वल टू एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो, ये जो डी बी बाई डी टी है, डी बी बाई डी टी, तो यहाँ पे v की वैल्यू को पुट करो, यहाँ से मतलब हम b उड़ा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 0.5 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो स्क्वायर है मतलब जो पावर पे है वो आगे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 0.52 यानी 5 टू जा 10, यानी क्या आ जाएगा 1.0t, और यहाँ पे 2t है, तो जो हमारा ये है मतलब कांस्टेंट है वो बाहर आया, और इसके पावर पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है यानी 1 वो तो हो जाएगा 0, तो ये आया 1.0t माइनस 2, और यहाँ पे दिया है t बराबर 2 सेकेंड, तो यहाँ पे रखो 1.0 और t की वैल्यू 2 माइनस 2, यानी ये क्या आ गया, ये हो गया आपका 2 माइनस 2 बराबर 0, मतलब आपका जो मतलब डी बी बाई डी टी आया वो आया 0। तो अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो गई तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंड्यूज ईएमएफ है वो हो गया 0, और ये जो इंड्यूज करंट होता है I बराबर वो होता है E बाई R, तो अगर R 0 हो गया मतलब ये हमें निकालना है, तो E बराबर I इंटू R, तो R अगर 0 हो गया तो करंट की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे 0.01 रखोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे टोटल कुल मिला के इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 0। और सिंपल भी एक स्टेटमेंट याद रखना, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस 0 है तो वहाँ पे करंट भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनों को क्लियर हुआ कितनों को नहीं हुआ, मतलब अगर आप इसको जब अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जो मेन पॉइंट था, जो मेन यहाँ पे फॉर्मूले लगे वो मैंने बता दिया, और इसको डिटेल में जानने के लिए फिर तो मतलब क्लास का वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन है फिजिक्स का फिर से। तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल क्या, जैसे देखो कोई रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड होता है, ये 3 रजिस्टर हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये मतलब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। लेकिन अब यहीं अगर ये मतलब ऐसे कनेक्टेड हो जाएं तो हम बोलते हैं कि ये जो है हमारा कैसा है, पैरेलल। तो मतलब हमें ये वाला सेटअप देखना है। तो अब देख लो यहाँ पे, अब देखो, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दियर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस
देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की गई है, तो हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना लिया। अब मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे मान लिया 3 ओम, मान लिया 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो हमने कितना माना 3 ओम। अब बोल रहा है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो इसी को हम बोलते हैं, जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसी को आर इफेक्टिव भी मान सकते हो, इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब ये R1 R2 R3 की वैल्यू कितनी हमने मानी है 3 3 3, तो ये हो जाएगा, मतलब वह नीचे 3 3 3 है तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपान में 3, तो ये आ गया 1। अब देखो जो R इक्विवेलेंट आया वो आया आपका 1, लेकिन हमने माना था 3 ओम, मतलब जो R इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू थी उससे क्या है, लेस है। क्या है, लेस है। अगर मान लो आप बोलोगे 3 नहीं हम 2 मानेंगे, तो ऐसे भी देख लो, मान लो हमने 2 मान लिया, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ऊपर में 1 1 1 3 हो गया, नीचे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। अभी भी देखो हमने जब 2 माना तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1.5 आया, यानी अभी भी ये इससे क्या है, लेस है। तो हमेशा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। सेकंड वाला देखो, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। तो मतलब ये तो इसी का उल्टा है ना, अगर ये सही है फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला अपने आप गलत है, सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है। अब ये दोनों देखो, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज द सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम। तो देखो जब भी पैरेलल सर्किट होती है, यही हमने बनाया था ना कि जब भी पैरेलल सर्किट होती है सॉरी, जब भी पैरेलल सर्किट होती है तो यहाँ पे जो सेम होता है वो होता है आपका वोल्टेज। जो वोल्टेज जाता है वो सभी ब्रांच के थ्रू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जो करंट होता है, मान लो यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर, तो ये मतलब ब्रांच के हिसाब से किसमें कितना रेजिस्टेंस है। देखो मान लो यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो जब ये करंट आएगा तो जहां पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां से उतना कम आसानी से निकल पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है और उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज सेम नहीं, ये ब्रांच के रेजिस्टेंस के हिसाब से बदलता रहता है, यानी ये डिफरेंट हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बिल्कुल सही है। तो आपसे जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉट ट्रू फॉर 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे नॉट ट्रू कौन कौन सा हो गया, एक तो हमने दूसरा वाला देखा गलत है, और यहाँ पे करंट इसमें सेम नहीं होता तो ये भी गलत है। तो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है, जो कि गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से नॉट ट्रू पूछा है तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट्स इज या आर प्राइमरली ड्यू टू ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट इज प्राइमरली ड्यू टू ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, बोल रहा है कि ग्रोथ रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलाई के प्रति ग्रोथ को क्या करेगा, प्राइमरली इफेक्ट। विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट इज प्राइमरली ड्यू टू ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो देखो जो ग्रोथ मतलब स्टिमुलाई के प्रति ग्रोथ वाले जो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस होते हैं वो होता है जैसे आपका जियोट्रोपिज्म, और यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म, ये हो गया ग्रेविटी वाला, ये हो गया आपका पानी वाला, और लाइट वाला आपका फोटोट्रोपिज्म। तो ये सब रिलेटेड होते हैं ग्रोथ रिस्पॉन्स स्टिमुलाई से। लेकिन बोल रहा है कि मतलब कौन सा है, तो इसको हम बोलते हैं ना ट्रॉपिक मूवमेंट।
जो ग्रोथ से रिलेटेड होता है वो होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। ये सब हमारे जैसे देखो जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो ट्रोपी मतलब जहां पे ट्रोप वर्ड आ जाए वहां पे समझना उसका मतलब होता है ग्रोथ। ट्रॉपिक मतलब कि ग्रोथ। तो ग्रोथ जो स्टिमुलस मतलब ग्रोथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई को हम बोलते हैं ट्रॉपिक। तो ये क्या हो जाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो जो नाइस्टिक मूवमेंट होता है ये मतलब स्टिमुलाई पे उस तरह ये डायरेक्शनल नहीं होता है, ये जो है नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन ये सब जो होते हैं जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जैसे हमारा एक पौधा है तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम मतलब अलग अलग पौधे के अलग अलग पार्ट में खाना पहुंचाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। टर्गर मूवमेंट क्या होता है, जो मतलब प्रेशर पे डिपेंड करे, जो प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है वो होता है टर्गर मूवमेंट। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि मतलब स्टिमुलस किस साइड से आ रहा है। ये तो मतलब सिंपली कह सकते हो कि जो नेस्टिक मूवमेंट है ये टर्गर प्रेशर में चेंज के वजह से कॉज होता है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये डायरेक्शनल होता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। ये तो सिंपली मतलब 10th क्लास की एनसीईआरटी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड। सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर किसी ने वन शॉट फास्ट रिवीजन ऑफ क्लास 10th देखा रहा होगा एग्जाम से पहले तो उसको तो बहुत हेल्प मिली होगी। मतलब जितने भी हमने जो एक एक लाइन के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और मतलब पूरा समराइज करके मैंने आपको फॉर्मूला का लिस्ट दिया था, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो मतलब वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि अगर आपने ये फास्ट रिवीजन भी देखा रहा होगा तो सिंपली वहीं से मतलब वहां पे ये हमने डिस्कस ही किया था कि जो उसकी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो उसकी यूनिट है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। और वैसे तो जो नॉर्मल एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है जूल, ये भी आप लोगों को पता होगा, कभी कभी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये भी देख लो और जो दिया है, वोल्ट किसका होता है, वोल्ट मीटर का। एम्पियर किसका होता है, करंट का। वाट किसका होता है, पावर का। तो सबके जो यूनिट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस experiences a force along the negative z axis due to the magnetic field. The direction of the magnetic field should be. तो अब यहाँ पे देखो, तो देखो कभी भी यहाँ पे क्या है कि जो मतलब एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम इधर लेते हैं, लेकिन अगर बात हो इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो ये इसका उल्टा मतलब डायरेक्शन माना जाता है। तो मान लो अगर हमने इसको इधर लिया, देखो लास्ट में जो आएगा उसी का अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन आपको बोला कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग द निगेटिव जेड एक्सिस। मतलब मान लो जेड ऊपर, वैसे तो हम वाई मानते हैं, मतलब यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा तिरछा दिखाओ, मतलब ये हमारे आगे की साइड आ रहा, तो ये तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसको पीछे दिखाने के लिए मतलब कि ऐसे दिखा सकते हैं कि वो मतलब पीछे गया। अब जब आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे या फिर मतलब राइट से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, तो जो आपका यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, वो आपका आएगा निगेटिव में। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको उल्टा कंसीडर करेंगे और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर यहाँ मतलब आपको ये पता होगा कि मतलब जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, थंब है और मिडिल फिंगर है, उसी के हेल्प से यहाँ पे हम डायरेक्शन का गेम खेलते हैं। तो आप वैसे ही मतलब फिंगर से अपने इसको निकाल लेना, फिर जो आएगा उसी का उल्टा कर देना। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम फाउंड इन एनिमल्स। कौन सा स्केलेटल सिस्टम का टाइप नहीं है, नॉट अ टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम फाउंड इन एनिमल। तो यहाँ पे देखो इग्जो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन, हाइड्रोलिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक तो स्केलेटन का टाइप है, लेकिन यहाँ पे देखो जो हाइड्रोलिक है,
हाइड्रोलिक मीन्स जो कि कुछ मतलब पानी वगैरह से, मतलब ये फिजिकल टर्म है, फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। मैकेनिकल, ये एक तरह का मैकेनिकल फिजिक्स में मतलब आने वाला टर्म है। तो ये आपके स्केलेटल का एग्जाम्पल नहीं है। तो स्केलेटन का जो टाइप है वो है हाइड्रोस्टैटिक, ना कि हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक है। तो इसको आप याद रख लेना। ये मैंने जो है डिस्कस नहीं किया हुआ है, मैं आपको साफ बताती हूँ। और ये जो है 9th-10th की एनसीईआरटी में नहीं है, और ये जो है आपके 11th-12th की भी एनसीईआरटी में नहीं है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल से पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई मतलब थोड़ा सा भी स्केलेटल सिस्टम का टाइप वगैरह पढ़ा होगा तो वो इजीली कर ले जाएगा, लेकिन ये मतलब क्वेश्चन 12th से ऊपर लेवल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। जो स्पीड है साउंड की गैसेस में वो क्या होती है, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जी नहीं, जो मतलब स्पीड होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर। तो ये तो मतलब डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी। इट इज अनअफेक्टेड बाई टेम्परेचर चेंज, अनअफेक्ट कैसे रह सकता भाई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है क्योंकि उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इट इनिशियली डिक्रीज देन इंक्रीज, ये गलत है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है यही यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द ट्रांसड्यूसर ऑफ एन अल्ट्रासाउंड मशीन। जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, जो उसका ट्रांसड्यूसर होता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर वो है मतलब एक ऐसा डिवाइस है ट्रांसड्यूसर जो कि एक एनर्जी को, देखो मतलब एनर्जी को नहीं, एनर्जी के एक फॉर्म को, मतलब एक टाइप की एनर्जी है उसको अलग टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो जो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 1। ग्लास यूज नहीं होता, सेमीकंडक्टर नहीं, कॉपर नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल नाम होता है इसका। ये आपकी 10th की एनसीईआरटी में भी नहीं है और ये 11th-12th में भी नहीं है। पता नहीं कहां से कैसा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बाहर से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन प्लांट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब जो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा था, नेस्टिक मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ये भी आपको क्लियर ही होगा। ट्रॉपिज्म नहीं, जियोट्रॉपिज्म नहीं, टैक्सिस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a conductor is doubled while the cross sectional area remains constant, what happened to its resistivity? तो क्या है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना। रेजिस्टिविटी दिया है, एरिया दिया है और यहाँ पे लेंथ दिया है। तो लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की कोई बात हुई नहीं है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। बोल रहा इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल, लेंथ को कर दिया 2l, व्हाइल द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, ये हो गया सेम, व्हाट हैपन टू इट्स रेजिस्टिविटी। तो सिंपल सा समझना, मैंने आपको ये तो बताया है कि हम फॉर्मूले से देखते हैं कि कौन किस पे डिपेंड करता है, किस तरह से करता है, किसको डबल करने पे किस पे क्या होगा। इस तरह के हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, लेकिन रेजिस्टिविटी पूछा है। और याद रखना हमेशा जो रेजिस्टिविटी होता है, यानी हम मतलब किसी भी कांस्टेंट के बारे में आप जो है कभी भी फॉर्मूले से मत देखना वो किस तरह से मतलब वेरी कर रहा है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ठीक इसी तरह से जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये डिपेंड करती है कि मतलब जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करती है। तो ये क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और ये किस पे डिपेंड करती है कि मटेरियल का नेचर कैसा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
बोल रहा है लेंथ को डबल करेंगे, तो लेंथ को आप भले ही कुछ भी कर दो, यहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी जब तक कि मटेरियल को ही चेंज ना कर दो, उसके नेचर को ही चेंज ना कर दो। तो ये भी क्लियर होगा। 2-3 क्वेश्चन और देख लो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई r1 इक्वल टू 2i प्लस 3j आफ्टर 5 सेकेंड द पोजिशन वेक्टर बिकम्स r2 इक्वल टू 5i प्लस 7j कैप। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मतलब दूरियों का डिफरेंस। तो सिंपल वही कर लो, r2 माइनस r1 का डिफरेंस। r2 ये है, r1 ये है, तो माइनस करो। अब देखो ये 5/2i मतलब सेम में से सेम घटाएंगे, तो 5 माइनस 2i, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 7j और 3j है, तो 7 माइनस ये 5/2i और ये 7 और 3, हाँ तो 7 माइनस 3 और इसके आगे आया j। अब यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया, 3i कैप और ये हुआ माइनस, तो हम r2 में से r1 माइनस कर रहे हैं, यानी 7 में से 3 माइनस कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो रहा। एक सेकेंड फिर से देखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब यहाँ पे r2 वेक्टर को पहले लिख लेते हैं, 5i प्लस 7j कैप, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 2i, फिर प्लस 3j कैप। अब यहाँ पे 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में से 2 गया, 3i कैप, 7 में से 3 गया, तो प्लस 4j कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, यही आपका राइट आंसर आएगा। 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। सिंपल ही तो था, वैसे भी आ जाता। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वेक्टर में से वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं। आई है तो आई में से, जे है तो जे में से, के देता तो के में से, इस तरह से इसको माइनस करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ स्ट्रॉ इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। जब एक स्ट्रॉ को हम प्लेस करते हैं ग्लास ऑफ वाटर पे, इट अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस, दिस फिनोमेना इज प्राइमरली ड्यू टू। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब हम पानी में एक पेंसिल को डालते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा ऐसे बेंट हुआ दिखाई देता है, जबकि वो बेंट नहीं होता। तो ये कौन सा फिनोमेना है? तो ये फिनोमेना सिंपल सा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये होता है रिफ्रैक्शन। ये मतलब सिंपली, ये तो मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट देख लो, इन अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज यूनिफॉर्मली। मतलब बोल रहा है कि क्लोज कंडक्टिंग लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, तो इंड्यूस करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, फिर से उसी फॉर्मूले पे होगा। तो क्या है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है, तो क्लोज कंडक्टिंग लूप में जो इंड्यूज ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डी फाई, मतलब फ्लक्स अपॉन डी टी। तो अब देखो बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, अगर फ्लक्स चेंज होगा मतलब ये फ्लक्स चेंज हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक बार फ्लक्स 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरह से मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। और कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डी बाई डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोई भी क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, यानी जो इंड्यूज ईएमएफ है वो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो अगर इंड्यूज ईएमएफ मतलब कांस्टेंट हुआ तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, आई इक्वल यानी इंड्यूस करंट इक्वल इंड्यूस ईएमएफ आई रेजिस्टेंस। तो अगर ये कांस्टेंट तो आपका इंड्यूस करंट यानी आई भी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से लग जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर विथ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपको मतलब यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। द इमेज डिस्टेंस यूजिंग मिरर फॉर्मूला विल बी। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, मतलब इस तरह का हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अगर किसी को ये मतलब साइन कन्वर्जन में दिक्कत हो, मतलब साइन क्या एज्यूम करते हैं किस केस में, तो फास्ट रिवीजन लेक्चर देख के आ जाओ फटाफट। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे रख दो तो 1/v इक्वल टू, क्योंकि हमें वही निकालना है, तो 1/f अपान 1/u। तो अब यहाँ पे 1/f तो 1/-10 माइनस यहाँ पे 1/-20, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 1/10 प्लस 1/20 और यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे जब पूरा इसको मतलब सॉल्व करोगे तो इस तरह से आपका ये आएगा -1/20, तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मतलब देखो, यहाँ से ये क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक देना मत भूलना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।